नमस्कार सभी बच्चों को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में। दोस्तों, पिछली बार जो हमारा पिछला वीडियो था वो था चैप्टर वाइज पर समय, दूरी और चाल का, और उसका मैंने टेस्ट भी दिया था। आप लोगों ने टेस्ट भी दे दिया होगा, लेकिन आपको कितने नंबर आए ये आपने कमेंट करके नहीं बताया है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर टेस्ट दे दिया है तो नंबर आप ज़रूर बताएं कि आपको नंबर कितने आ रहे हैं। हालांकि जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्होंने तो बता दी कि हमें इतने इतने नंबर आ रहे हैं, और वो भी अगर कमेंट करके बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट है वो तो कृपया करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हमें पता चलता रहेगा कि आपके नंबर कितने आए। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था एक दिन चैप्टर वाइज चलेगा, एक दिन मैथ टेस्ट चलेगा। मैथ टेस्ट में मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो सारे आपके सिलेबस के अनुसार होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो ये थी कि आपका जो नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि पहले 7 तारीख को निश्चित किया गया था, लेकिन बीच में कई अफवाहें आ रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण एग्ज़ाम नहीं होगा, या फिर काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही थी। लेकिन उन अफवाहों के कारण एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ है। यूपी में टीजीटी टीचर होते हैं ना, उनकी एग्ज़ाम 7 अगस्त को ही है, और वो नोटिफिकेशन पहले से भी एक बार रिलीज हो चुका है। उसमें कहा गया था कि जो टीजीटी एग्ज़ाम है ना, टीजीटी टीचर्स की एग्ज़ाम है ना, उनके सेंटर अलग रख दो, और जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम है इनका भी सेंटर अलग रख दो। लेकिन शायद तक सेंटर्स की कमी होगी, या फिर कोई और वजह हो सकती है जिसके कारण आपका एग्ज़ाम थोड़े से दिन आगे खिसका कर 3-4 दिन आगे बढ़ाकर 11 तारीख को फिक्स कर लिया है। और ये न्यूज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जिनका ऑफिशियली अकाउंट है ट्विटर पर, उन्होंने बताया है कि 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम फिक्स है, 11 अगस्त को। तो आप बिल्कुल टाइम ख़राब ना करें, ये एग्ज़ाम डेट फिक्स है, फाइनल है। और आप सभी को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आज के बाद फालतू के वीडियो ना देखें। मतलब कि आपकी एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, कैंसिल भी हो सकती है, वैसे ना वीडियो ना देखें, क्योंकि काफ़ी बच्चे वैसे वीडियो देखते हैं तो उनका माइंड लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है कि होगी या नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी बार रद्द हो चुकी है ना, इसीलिए। ठीक है, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपने ऑफिशियली अकाउंट से बता दिया है कि 11 तारीख को होगी, तो आप सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करें। ठीक है, फालतू के वीडियो ना देखें। यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो फालतू के, उनको अपना चैनल के व्यूज़ बढ़ाने हैं, काफ़ी चीज़ें करनी है, तो वो तो ऐसे ही डालेंगे। ठीक है, तो आप खुद बच कर रहें। ठीक है, अफवाहों पर ध्यान ना दें, यही चीज़ आपको बताना चाहता था। अब जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि यदि 5.34 गुणा 6 बराबर 32.04 है, तो 53.4 इंटू 0.6 का मान होगा। ये हमारा पहला प्रश्न है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले हमें दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है, इसको इससे रिलेटेड करना है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब यहाँ पर रिलेटेड कैसे है, तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर भी 534 और यहाँ पर भी 534, गुणा यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे, पॉइंट को आगे पीछे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5.34 इंटू 6। ठीक है, 5.34 इंटू 6। अब यहाँ पर देखो, 6 चौके 24, हासिल 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20, हासिल 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी कितने अंकों के बाद पॉइंट होगा, 2 अंकों के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर 2 अंकों के बाद ये आ रहा है। ठीक है, यानी कि इनको गुणा करने से सीधा यही आ रहा है, तो इनको भी गुणा करेंगे तो भी यही आएगा। अब देखो
यहाँ पर भी 534 गुणा 6, तो इनको गुणा करेंगे तो आएगा तो यही 32.04। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर देखो पॉइंट, एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि आपका उत्तर यही होगा। ठीक है, उत्तर यही होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया, 1 अंक यहाँ पर दे दिया और 1 अंक यहाँ पर दे दिया, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट हो गया। आपका उत्तर यही है, सेम। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न बस ऐसे घुमा कर दे दिया। ठीक है, आप सब समझ चुके होंगे कि प्रश्न बहुत ही इजी था, और किसी को समझ में नहीं आया हो तो बता देना। ठीक है, बहुत ही इजी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, ज़्यादा हार्ड लेवल की तैयारी ना करें। ठीक है, अगर आप, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप हाई लेवल की भी तैयारी करते हैं तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखें, उसके बाद ही हाई लेवल की तैयारी करिए। अगला दूसरा प्रश्न बहुत ही इजी है, आप लोग देखते ही उसका आंसर बता सकते हो, लेकिन यार तो फिर जल्दबाजी में, या फिर कई बार मैं टेस्ट लेता हूँ ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन डालता हूँ, फिर भी बच्चों के नंबर बहुत ही कम आते हैं। क्यों आते हैं मुझे पता नहीं, ये तो उनको भी पता होंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखना, 22.9814 को 1.3 से भाग देना है, तो इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है, बराबर है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सीधा आपको भाग देना है। भाग हम तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ते हैं, अभी तो आप 6th क्लास में हो, क्योंकि 5वीं तो पास कर हो गई, अब आपकी लगभग पूरी हो गई, अब आप 6th में हो, तो भाग तो आराम से दे सकते हो। ठीक है, भाग देते हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ना कि पॉइंट कहाँ पर लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा, तो एक इजी तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देखना 22.9814 बट्टे 1.3। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, ऊपर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो इस पॉइंट को हटा दो और नीचे 4 जीरो लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक थे, तो एक ही अंक था, 3 था, तो यहाँ पर पॉइंट हटा दो, यहाँ पर 1 जीरो लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पर 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 22.98 और 14/13। ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पर 13 पीछे 3 जीरो भी है। ठीक है, इसका भाग देना है। अब यहाँ पर एक बार हम कोशिश करते हैं कि शायद दोनों 13 से कट जाएं। ठीक है, तो 13 से नीचे वाला तो एक बार कट जाएगा, ऊपर वाले देखते हैं, तो 13 एकम 13, फिर 22 में से 13 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में 13 को 7 और 2 और 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 99 हो जाएगा। फिर 13 का पहाड़ा बोलते हैं कि 99 है या 99 से कम है, तो 13 7 91, 91। ठीक है, फिर यहाँ पर 8 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 88 हो जाएंगे। फिर वापस से 13 का पहाड़ा बोलेंगे तो 6 बार बोलते हैं तो 78 आते हैं। ठीक है, 78। फिर से 88 में से 78 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 और यहाँ पर एक बचा हुआ तो 101। अब 101 आ गया। फिर से अब अगर हम 13 का पहाड़ा 7 बार बोलते हैं तो 91 आ रहे हैं, तो यहाँ पर 91। ठीक है, 101 में से 91 को घटाएंगे तो 10 बचेगा। फिर यहाँ पर एक 4 बचा है। ठीक है, तो 104 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो 13 का पहाड़ा बोलते हैं कि 104 आ जाए, तो 7 बार बोलते समय कितना आ रहा था, 91 आ रहा था। 7 बार बोलते समय 91 आ रहा था। अब इसमें अगर 13 को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, यानी कि 13 को 8 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो हमारा ऊपर 13 से ऊपर वाला कट गया, कितने बार कट गया, 1 7 6 7 8। और नीचे कितना है, अब नीचे यहाँ से 13 से एक बार कट गया, पीछे 3 जीरो बचे, तो 1 2 3।
ठीक है। अब ये 3 जीरो बच गए। अब यहाँ पर हम देखो पहले इसको ऐसे भी काट सकते थे, दोनों को 2 से काटते, फिर वापस से 2 से काटते, फिर 2 से काटते, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता था और बाद में भाग देना भी बहुत हार्ड हो जाता और टाइम भी ज़्यादा लगता। ठीक है, आपको जब भी पीछे जीरो काफ़ी जीरो मिले ना तो पहले वाले अक्षर को उससे काट दो। ठीक है, कट जाए तो अच्छा है, नहीं तो वो भी। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 जीरो है तो ऊपर हम 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 अंक छोड़ दो, 1 2 3, यानी कि 17.678 हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा मतलब कि पॉइंटों के हिसाब से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप कोई भी तरीका करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बेसिक तरीके से, तो आप उसको फटाफट कर सकते हो। ठीक है, और नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे में आप आकृति वाले अगर जो मानसिक योग्यता का पोर्शन होता है उसको आप 40-45 मिनट में आराम से कर सकते हो। ठीक है, 40-45 मिनट में उसको कर लो, 40-45 मिनट में इसको कर लो, और पीछे आधा घंटा बचेगा उसमें हिंदी कर लो आराम से। ठीक है, वो टाइम आपको मैनेजमेंट करना है, वो फिक्स नहीं है कि आपको, हालांकि कई बार दिया होता है कि 1 घंटे आपको मानसिक योग्यता मिलेगा, वो उनके हिसाब से सेट किया हुआ है, लेकिन आपको किस हिसाब से करना है ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, टोटल आज 20 प्रश्न होंगे, मैथ टेस्ट में 20 ही प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 1.69% बराबर है। अब ये किसके बराबर है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 16.9, ऑप्शन बी दिया हुआ 169.0, ऑप्शन सी दिया हुआ 0.169, ऑप्शन डी दिया हुआ है 0.0169। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? अब यहाँ पर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, आपको जब भी मैंने बताया था कि परसेंटेज में दिया हुआ और आपको भिन्न में या फिर दशमलव में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 100 का भाग देते हैं। तो यहाँ पर 1.69 में 100 का भाग दे देंगे। अब यहाँ पर देखो 2 जीरो है, 2 जीरो को हटाने के लिए पॉइंट इस साइड किसकेगा? पॉइंट इस साइड। अगर भाग देते हैं तो पॉइंट इस साइड, और गुणा करते हैं तो पॉइंट इस साइड जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 100 से गुणा करें ना तो यहाँ पर पॉइंट इस साइड, 2 अंक इस साइड हो जाएगा। 2 जीरो है तो 2 अंक इस साइड पॉइंट हो जाएगा, लेकिन भाग दे रहे तो पॉइंट 2 अंक इस साइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 अंक ये पड़ा है, एक आगे कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 0 लगा लेते हैं और पॉइंट यहाँ पर लगा लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.0169। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल सही है। 0.0169। ठीक है, इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, वो अपनी इच्छा है। ठीक है, ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे टाइप्स के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत इजी है, हमें आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको आ ही रहे हैं तो मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ, जो आपको मैथ टेस्ट हो या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट हो, वो अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ तो आपको 20 में से 20 या फिर 40 में 40, 50 में से 50 पूरे क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है, पूरे लेके आओ, तभी मैं मानूंगा कि आपको आ रहे हैं सब। ठीक है, फिर आपको क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आदमी को नष्ट कर देता है। अब आगे देखते हैं, अगला क्या है? अगला है एक मशीन को 3496। देखो यहाँ पर प्रश्न में लिख रहा हूँ, चौथा प्रश्न है। ठीक है, चौथा प्रश्न है एक मशीन को 3496 रुपए में बेचकर 8% हानि हुई।
ठीक है, उसका क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य है। अब देखो, आप लोगों की बुक्स में कई प्रकार के फॉर्मूले दिए हुए होंगे, ठीक है। क्रय मूल्य का अलग दिया हुआ होगा, विक्रय मूल्य का अलग दिया हुआ होगा, ठीक है, और लाभ प्रतिशत का, हानि प्रतिशत का, सभी के अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। लेकिन मैं कहीं पर भी पढ़ाता हूँ या फिर आप जो भी लाभ हानि का वीडियो पे देखोगे तो मैंने सिर्फ आपको 4 फॉर्मूले बताए। उन 4 फॉर्मूलों से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले अगर आपको याद रह जाते हैं तो आप आसानी से क्रय मूल्य वाला भी लगाकर उसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन जिनको फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं या फिर कम याद रहते हैं, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने उनको फॉर्मूले कैसे बने वो भी मैंने बताया था, ठीक है। तो उन्हीं फॉर्मूले से ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर हानि दी हुई, हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर देखो, हानि प्रतिशत का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। हानि प्रतिशत का क्या बताया था? हानि बट्टे क्रय मूल्य × 100, यही फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ पर मैंने हानि का भी एक फॉर्मूला बताया था। हानि का फॉर्मूला था, क्या था? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हानि की जगह ये हानि वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो हानि प्रतिशत, ठीक है, बराबर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य × 100, ठीक है। अब यहाँ पर हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ? 8% हानि, ये 8% हानि, यहाँ पर 8 लिख लो सीधा, ठीक है, 8% हानि, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना, तो x लिख लो, माइनस विक्रय मूल्य कितना दिया हो? 3496, 3496 बटा क्रय मूल्य x है, तो x × 100, ठीक है। अब यहाँ पर x इधर रहेगा तो इससे गुणा हो जाएगा, तो 8x। यहाँ पर 100 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 100 को पहले x से गुणा करेंगे तो 100x, फिर माइनस 3496 से गुणा करेंगे तो 3, इसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 3,49,600 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इक्वेशन क्या बन गई? 8x बराबर 100x माइनस 34,96,000, ठीक है, यही बन गई। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 8x प्लस 34,96,000 बराबर 100x। अब ये 8x, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को एक साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर x को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, तो 100 में से 8x को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 92x। तो 92x बराबर 34,96,000, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान ज्ञात करना, तो ये 92 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 92 डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली कट करना है, 2 से करो 4 से करो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। हम 2 से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एकम 2, ठीक है, 1 बचेगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 8 दूनी 16, 00, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 1 बचेगा 6 दूनी 12, ठीक है। फिर से 2 से कट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 दूनी 16, 1 बचेगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 00, इसको करेंगे तो 23। अब 23 से सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो 23 एकम 23 को 3 से करेंगे तो 69 आएगा, ठीक है। तो 3, ठीक है, 69। अब यानी 87 में से 69 को घटाएंगे तो कितने आ जाएगा? 1 और 7 8, 8 और 10 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 और पीछे 4 है तो 4 लगा दिया। अब यहाँ पर हम 184 कैसे आएंगे? तो मतलब कि ऐसा कोई इसमें मतलब कि पीछे वाला इकाई का अंक 4 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका भी यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, वो 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 3 को 4 से गुणा करते हैं तो भी 12 आता है, 12
इसमें 2 होगा, यहाँ पर 4 आया। तो 3 के पहाड़ा 3 की जो टेबल होती है, पहाड़ा होता है, उसको आप एक बार रिवाइज करो कि किसमें जो यूनिट प्लेस है वो 4 आ रहा है। 6 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 आएंगे। ठीक है, सॉरी सॉरी 4 को 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो यहाँ पर 7 या 21, 8 या 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 24 आ रहा है। अब यहाँ पर 23 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 8 या 24, यहाँ पर आंसर 2, फिर 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यानी कि 184 आ रहे हैं। और यहाँ पर भी 184 है। तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो यहाँ पर 3 पहले से था, यहाँ पर 8 और पीछे 2 जीरो बचे हुए, तो 2 जीरो आ जाएंगे। यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3800। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या था कि 23 का पूरा टेबल याद नहीं था। तो हमने क्या किया, पहले 3 4 तक हमें पता था कि 69 आ रहा है 3 बार बोलने से। अब 184 कैसे आएंगे, हमें तो पहाड़ा ही याद नहीं है। तो हमें पता है कि यूनिट प्लेस है ना, वो 4 आना चाहिए। यूनिट प्लेस 4 कैसे आएगा, 3 की टेबल बोलो जिसमें यूनिट प्लेस 4 आ रहा है, तो 8 बार बोलेंगे तो 24 आ रहा है जिसमें यूनिट प्लेस 4 है। तो हमें यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो यूनिट प्लेस 4 आ जाएगा, आगे जो भी आ रहा है वो पता चल जाएगा। तो पूरा आ रहा है तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी तरीके से समझाया, बेसिक तरीके से समझाया। बाकी अगर आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद है, अगर याद है और आपको लगता है कि मैं याद रख सकता हूँ, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 9000 रुपये 2 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज होगा। मूलधन दिया हुआ है। ठीक है, 9000 रुपये, समय दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, और दर दी हुई है 9%। अब यहाँ से आपको बताना है कि इसका साधारण ब्याज कैसे क्या होगा। बहुत इजी, साधारण ब्याज में मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया था। ठीक है, सॉरी एक नहीं 2 बताए थे। एक मतलब कि साधारण ब्याज का, और दूसरा अगर मिश्रधन निकालना है ना, या फिर मिश्रधन से ब्याज निकालना, तो वो वाला बताया था। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब यहाँ पर देखो मूलधन कितना है, मूलधन 900 इंटू दर कितनी, दर कितनी 9% इंटू समय कितना है 2 वर्ष बट्टे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और पीछे 0 1 है तो 0 लग जाएगा इंटू 2। ठीक है, तो 2 को 0 से करेंगे 0, फिर 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 8 से करेंगे तो 16, तो 1620 रुपये है वो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से घुमा कर पूछे जाएंगे और उसी में आप फंस जाओगे। तो हमें फंसना नहीं है, सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आप बस एंड तक लाइव क्लास देखते रहिए। ये क्लास जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद आपको मैथ टेस्ट भी दिया जाएगा। ठीक है, लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप टेस्ट बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आप कमेंट करके नंबर ज़रूर बताइएगा ताकि नंबर हमें पता चल सके। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 6। ठीक है, छठा प्रश्न है, हमें श्रेणी दी हुई है 8, 10, 14, 20 और 28। अगला क्रम कौन सा होगा। ठीक है, श्रेणी दी हुई है
बोल रहा है कि इस श्रेणी का अगला पद जो रिक्त स्थान दिया हुआ है वो क्या होगा। तो ये श्रेणी वाला क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है। या तो इसमें जोड़ होती है या बाकी होती है या स्क्वायर होते हैं या फिर यही होगा, गुणा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों का अंतर कितना है, 2 है। यहाँ पर अंतर देखते हैं 4 है। यहाँ पर अंतर देखते हैं 6 है। यहाँ पर अंतर देखते हैं 8 है, ठीक है। यानी कि दोनों सब में ये यहाँ पर 2 आ गया, फिर 2 बढ़ गए 4 हो गया, फिर 2 बढ़ गए 6 हो गया, फिर से 2 बढ़ गए 8 हो गया, अब फिर से 2 बढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 28 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। आप नवोदय की परीक्षा में पूरे 20 क्वेश्चन राइट कर सकते हो आराम से, ठीक है। मैथ का डर नहीं होना चाहिए अंदर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको कम से कम समय में पूरे क्वेश्चन मिल जाए, वो भी मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। आप बस लाइव क्लास तक एंड तक बने रहिए, पूरी क्लास देखिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या में अंतर है। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंक की छोटी से 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या में अंतर कितना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अंतर, ठीक है। अब हमें पता है कि अंतर करेंगे तो हमें बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा, और बड़ी संख्या और छोटी संख्या में हम पता कैसे करेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो सबसे मैंने 2 चीज़ें आपको पहले बता के रखी है। सबसे पहले हम उसके डिजिट काउंट करेंगे, जिसके ज़्यादा डिजिट है वो बड़ी संख्या है और जिसके कम डिजिट है वो छोटी संख्या है। उसके बाद डिजिट में भी देखेंगे वो कौन सा डिजिट सबसे बड़ा है और उसके बाद कौन सा बड़ा है, तो वैसे भी हम देख सकते हैं। लेकिन पहले हम डिजिट काउंट करेंगे, जिसके जब डिजिट ज़्यादा होंगे वही संख्या बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 अंक दिए हुए हैं, 5 अंक की बड़ी छोटी संख्या भी बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 1 लिखना है। उसके बाद 5 अंकों की पूछ रहा है तो 4 पीछे 0 लगाना है, ठीक है। सबसे छोटा अंक 0 होता है। अब यहाँ पर काउंट कर लो 1 2 3 4 और 5। अब आप बोलोगे कि पांचों 0 क्यों नहीं होंगे, तो 5 0 होंगे तो इसका कोई मान ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसका कोई मान ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 1 लगाते हैं। आप बोलोगे कि 1 तो पीछे भी लगा सकते हो, ठीक है। 1 तो पीछे भी लगा सकते हो, 0 0 0 1। तो इसमें भी आपको पता है कि 0 आगे जिसके भी 0 होते हैं उसका मान कोई नहीं होता। तो ये 1 अंक की संख्या बन गई, 5 अंकों की संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर पहले हम 1 लिखेंगे उसके बाद 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बन गई। उसके बाद 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बढ़ानी है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बढ़ाएंगे, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा 9 है, तो 9 को 4 बार लिख लो। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। अब इन दोनों को घटाना है, ठीक है। 10 यहाँ पर 0 है, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ पर 10 होंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसके पास 9 बचेंगे, इसके पास 10 होंगे। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसके पास 10 होंगे, इसके पास 9 बचेंगे। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा, ठीक है। फिर 10 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1, फिर 9 में से 9 0 0 0 और यहाँ पर भी 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो उधार दे दिया हमने तो यहाँ पर भी 0 बच गया। तो हमारा अंतर कितना आ गया, ओनली फॉर 1, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या के बीच में अंतर कितना होगा, वो अंतर होगा आपका 1 अंतर होगा, ठीक है। अब आपको कई बार क्या होता है कि कोई भी संख्या दे देती है, ठीक है, और उस संख्या को आपको शब्दों में लिखने को बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इकाई दहाई सैकड़ा का ज्ञान है ना पूरी तरह से, तो आप संख्या काउंट कर सकते हो और हिंदी में लिख सकते हो। हिंदी में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको एक थोड़ा सा प्रश्न घुमाया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ प्रश्न क्या है, ठीक है। 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या है, 550
14। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है, हिंदी में लिखना है। ठीक है, ऑप्शन है 5,000,000, 5,514, 514। ठीक है, दूसरा है 5,000,000, 5,014। ठीक है, 5,000,000 तो सेम ही है, 5,000,000, 5,014। ठीक है, 5,014। तीसरा है 5,00,000, 5,00,514। ठीक है, 514। ठीक है, इसको 5 हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 5। और चौथा हमारा है 50,00,000, 50,000, 50,014। ठीक है, ठीक है, ये संख्या हमें दी हुई है। अब यहाँ पर इसका हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे, तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है 5,514,, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 5,05,014, तीसरा ऑप्शन दिया है 5,00,000, सॉरी यहाँ पर 5,00,000 है। ठीक है, 5,05,14 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 50,50,014। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो आपको पीछे से काउंट करने, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। ठीक है, तो 5 कौन से स्थान पर है, 10,00,000 के स्थान पर है। 5 कौन से स्थान पर है, 10,00,000 के स्थान पर है। 10,00,000, 5 कौन से स्थान पर है, 10,00,000 के स्थान पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जीरो है, जीरो का कोई मतलब नहीं रहता तो छोड़ दो। फिर यहाँ पर देखो 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 5,000 के स्थान पर भी है दूसरा 5, ये 1000 के स्थान पर है। और फिर यहाँ पर 14 है, यानी कि 5 इसके स्थान पर है, 10,00,000 के स्थान पर। तो कितने हो जाएंगे, 50,00,000। ठीक है, 5 10,00,000 के स्थान पर है। अगर लाख के स्थान पर होता है तो 5,00,000 होता, लेकिन 10,00,000 के स्थान पर है तो 50,00,000 हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पर लाख, 10,00,000, तो 50,00,000 हो गए ना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे, 50,00,000। ठीक है, 50,05,014, 50,05,014। ठीक है, तो यहाँ पर 50,05,014, यहाँ पर 50,05,000 नहीं है, 50,000 है, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5,00,000 भी नहीं होगा, क्योंकि 5,00,000 दिया हुआ नहीं है, ये 10,00,000 के स्थान पर है, 50,00,000 है। अब आपको थोड़ा सा मैंने बोला था ना कि यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि किसी किसी को पता नहीं होता है कि 10,00,000 को मिलियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिलियन भी बोलते हैं। ठीक है, 10,00,000 को मिलियन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मिलियन हो जाएगा, 5,05,014। ठीक है, 5,05,014, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 10,00,000 को मिलियन भी बोलते हैं। 1 मिलियन 10,00,000, तो 50 मिलियन कितने हो जाएंगे, 5 मिलियन, 5,05,014। ठीक है, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा घुमा के दिया है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेट करना था, लेकिन काफी बच्चे, मैं गारंटी लेता हूँ, इसको भी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, और अभी से ज्यादा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, 9, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 0.007। ठीक है, इसका प्लस 0.07 प्लस 0.7 प्लस 7.0 प्लस 70.0। अब इनका टोटल योग कितना होगा। ठीक है, तो ये मैं काफी बार समझा चुका हूँ प्रश्न। आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5 पॉइंट पहले से ही लिख दो। ठीक है, अब 5 पॉइंट लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है, 0.007। ठीक है, 0.007,
यहाँ पर क्या है 0.07 तो 0.7, इसके बाद क्या है 0.7 तो 0.7, इसके बाद 7.0, इसके बाद 70.0। अब इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7 बचेगा तो यहाँ पर भी 7, फिर यहाँ पर 7, ठीक है, पॉइंट, यहाँ पर 7 और यहाँ पर भी 7, ठीक है। जोड़ पॉइंट के बाद यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में 7 है, यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर 0 0 होंगे, तो यहाँ पर 7 की जगह 7, यहाँ पर दूसरे स्थान पर भी 7 है तो 7, पहले स्थान पर भी 7 है, फिर पॉइंट के इस साइड में पहले 7 है, दूसरे पे 7 है, और कोई अंक है ही नहीं, तो जो 0 है तो 0 तो जोड़ेंगे तो वही अंक आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 77.777। ठीक है, समझ में आ गया सबको। आपको पहले पॉइंट एक मतलब कि एक दूसरे के नीचे लिख लेने हैं, उसके बाद पॉइंट लिखने के बाद आप आराम से संख्या को लिख सकते हो, और संख्या लिखने के बाद आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 9 क्वेश्चन कर लिए और बाकी वाले जो कर रहे हैं पूरे करेंगे। ठीक है, आप बस लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग लगूगा क्योंकि मैं लगातार पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, कोई मजाक वगैरह नहीं चल रही है यहाँ पर, इसीलिए कि आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, टाइम कम है और हम थोड़े से समय में आपको ज़्यादा पढ़ा दे, थोड़े से समय में ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप बाकी बचेगा समय वो आप दूसरी जगह लगा लेना। ठीक है, वो टेस्ट देने में लगा लेना या फिर कहीं और पर लगा लेना। ठीक है, तो जो भी है अगला प्रश्न करते हैं। ठीक है, 10वां नंबर क्या है, एक होल की विमाएं, एक होल है बड़ा सा। ठीक है, एक होल की विमाएं 18 मीटर और 12 मीटर है। 18 मीटर और 12 मीटर, 3 मीटर लंबाई वाली कितनी वर्गाकार टाइलें फर्श को बिछाने, ये फर्श है। ठीक है, ये फर्श है, 3 मीटर वर्गाकार यानी कि सभी भुजाओं में 3 प्रकार। अब 3 मीटर लंबाई की वर्गाकार कितनी टाइलें फर्श में बिछाई जा सकती, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको एक अगर संख्याएं पूछे ना कि टाइलें लगानी या कितनी बोतलें भरी जाएगी, तो आपको सिंपल क्या करना है, जो बड़ी वाली ये फर्श है, ये बड़ी है, मतलब कि ऐसे बड़ा हुआ यूनिट में बड़ी है, तो पहले हम इसका जो क्षेत्रफल होगा ना उसमें इस छोटे वाले क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। ठीक है, बड़े वाले क्षेत्रफल बट्टे छोटे वाले क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े वाले क्षेत्रफल, यहाँ पे आयत है, बड़ा वाला आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, 18 गुना 12 बट्टे। अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वर्ग है, छोटा वाला टाइल है, वो तो वर्गाकार है, तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा, तो इसकी भुजा कितनी है 3 × 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधे काट सकते हैं, तो काटेंगे तो कितना आएगा 6 × 18, इसको काटेंगे तो 4 × 12। ठीक है, 4 को 6 से गुना करेंगे तो 24, तो उस फर्श में कितनी टाइलें आएगी, 24 टाइलें आएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप पेरीमीटर एरिया पेरीमीटर के प्रश्न देखकर घबराना मत, इसके भी काफी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया। ठीक है, समय दूरी चाल का, जो मैंने काफी बार कल भी समझाया था कि एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी, 5 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। अब यहाँ पर देखो यूनिट चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, लेकिन समय सेकेंड में दिया हुआ है, तो सेकेंड को हम पहले घंटे में कन्वर्ट करते हैं। घंटे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 5/60 करेंगे तो मिनट में हो जाएगा, लेकिन 3600 करेंगे क्योंकि एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600। अब छोटी सी बड़ी की हो जाएंगी तो भाग देंगे, तो 5 में से 3600 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये घंटा हो जाएगा, 5/3600 हमारा घंटा आ गया। अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, ये चाल दी हुई है, ये समय दिया हुआ, दूरी पूछा है, दूरी का फॉर्मूला क्या है, चाल गुना
समय, चाल गुना समय है। तो यहाँ पर देखो चाल कितनी है, चाल 72 किलोमीटर इंटू समय कितना है 5/36। ठीक है, यही है। अब यहाँ पर देखो 36 एकम 36, 36 दूनी 72। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, ऊपर कितना हो गया, 5 को 2 से गुना करेंगे 10 बटे नीचे 1 और 2 जीरो तो 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 हो गया। अब यहाँ पर देखो 1/10। ठीक है, 1/10 में अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1। अब ये 0.1 किलोमीटर है। ठीक है, 0.1 किलोमीटर है। ठीक है, अब हमें जो भी दिया हुआ हो, अगर आपको मीटर में दी हुई है तो मीटर में ज्ञात कर लो, अगर आपको जो सेंटीमीटर में दी हुई दूरी तो सेंटीमीटर, वैसे आपको किलोमीटर या मीटर में दी हुई, अगर किलोमीटर में दी हुई है तो ये ऑप्शन सही है। अब मीटर में दी हुई है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 0.1 को 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, तो पहले 1 से गुणा करेंगे 1, फिर 3 जीरो। ठीक है, 0.1 अंक के बाद है तो 0.1 अंक के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अंक कितना आ गया, 100 मीटर दूरी आ गई। ठीक है, एक गाड़ी बस 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो 5 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर लेगी। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जो यूनिट है ना, यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट को चेंज किए बिना हम कोई सवाल सोल्व नहीं कर पाएंगे। जो भी हो, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।